नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर काफ़ी बड़ा चैप्टर है मौर्य काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत बात की जाए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के तहत कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में अगर बात की जाए मौर्यकालीन व्यापार के बारे में हम उल्लेख करेंगे उद्योग धंधों के अलावा। और आज मुख्यतः जो श्रेणियाँ होती है जिसे गिल्ड कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये श्रेणियाँ क्या होती है, गिल्ड किसे कहा जाता है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं श्रेणियों की, ये श्रेणियाँ क्या होती है। श्रेणी साधारण भाषा में आप समझने को प्रयास करो, श्रेणियों को गिल्ड भी कहा जाता है। श्रेणियों को अगर तुम देखोगे साधारण भाषा में तो एक ये संगठन होता है, संगठन को क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। तो उसके तहत ये व्यापारियों की क्या होती थी, श्रेणियाँ होती थी। संगठन जो कारीगर वगैरह होते उनकी अलग अलग श्रेणियाँ होती थी, संगठन होते थे। उनके द्वारा जो अपने स्तर पे क्या किया जाता, मौर्य काल के दौरान जो व्यापार किया जाता था। अब ये श्रेणियाँ स्वतंत्र होती थी। इनकी विशेषता क्या होती थी, जो इनके द्वारा मान लो किसी विशेष कार्य से संबंधित, जैसे मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाले लोग हैं, उनकी एक श्रेणी हो गई, संगठन हो गया। उनके द्वारा जो मूर्ति बनाने का कार्य किया जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया गया जाएगा। और उसके अलावा इस श्रेणी के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा ही मूर्ति बनाने का कार्य किया जाएगा। और दूसरे व्यक्तियों को बात की जाए, मूर्ति बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा। रेशम बुनकरों की अगर बात की जाए तो श्रेणियों का हमें उल्लेख मिलता है। रेशम का कपड़ा है उसको बुनने का काम किया जाता है, रेशम बुनकर है बात की जाए, उनके द्वारा वही कार्य किया जाता है। उसके अलावा उस कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति के अलावा नहीं किया जाता जो श्रेणी का सदस्य नहीं होगा, और जो श्रेणी के सदस्य हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब इनका क्या होता था, किसी भी कार्य पे क्या होता था, व्यापार पे एकाधिकार होता था। ये श्रेणी संगठन के लोग होते थे, वही स्पेशल उसी कार्य को करते थे, उसका व्यापार वही करते थे। और इनको राज्य की तरफ से भी बात की जाए काफ़ी स्वतंत्रता और स्वायत्ता मिली हुई थी। अगर किसी श्रेणी के व्यापारियों के द्वारा चाहे तो राज्य की अनुमति के आधार पर उनके द्वारा खुद के सिक्के क्या कर दिए जाते, छपवाए जा सकते, खुद के सिक्के जारी किए जा सकते थे। उस वक्त इतना अधिकार हमें देखने को मिलता है किसका, इनका, श्रेणियों का। और इनकी जो व्यापार करने की जो नियमावली होती थी इन्हीं के द्वारा बनाई हुई होती थी, और वह जो इनके द्वारा स्वयं निर्मित नियमावली होती, न कि राज्य की नियमावली इनके ऊपर लागू होती थी। और व्यापार के जो नियम वगैरह है, रूल वगैरह इनके द्वारा निर्धारित किए जाते थे। अब ये चाहे तो किसी व्यक्ति को अपने श्रेणी या समूह में सम्मिलित करे, नहीं चाहे तो किसी व्यक्ति को नहीं करेंगे। तो ये जो इनकी जो नियमावली होती है, राज्य का हस्तक्षेप भी बात की जाए श्रेणियों में, श्रेणियाँ जो तुम साधारण भाषा में देख लो कि व्यापारियों का एक संगठन होता था, व्यापारियों का एक समूह और संगठन होता जिसके द्वारा व्यापार के नियम स्वयं निर्धारित किए जाते थे। राज्य का कोई हस्तक्षेप हमें देखने को नहीं मिलता था। अब इसमें जितने भी सदस्य होते थे इनके द्वारा क्या किया जाता, आपस में सहायता और समर्थन किया जाता था। जितने भी सदस्य अगर बात की जाए उनमें आपस में जो सहायता व समर्थन की भावना हमें देखने को मिलती है, और इनकी विशेष प्रकार की जो नियमावली भी हमें देखने को मिलती है। व्यापार जो अपनी इच्छा से करेंगे ये श्रेणियाँ जो संगठन होंगे, और ये उस व्यापार को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करने देंगे। और कई जगह देखने को मिलता है श्रेणियों को सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया जाता है। उसके अलावा राज्य के द्वारा जो हालांकि कुछ हद तक इन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है श्रेणियों को, क्योंकि इन श्रेणियों से राज्य के द्वारा क्या वसूला जाता था, कर वसूला, टैक्स वसूला जाता था। तो अब जो कई बार श्रेणियों के द्वारा काफ़ी स्वतंत्र व्यवहार किया जाता तो राज्य के द्वारा इन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता। इसी स्थिति में इनके बीच में थोड़ा बहुत तनाव भी हमें देखने को मिलता है। अब इन श्रेणियों के लिए जो राज्य के द्वारा नियंत्रण रखने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया जाता है कि आपको अपनी श्रेणी का क्या करवाना पड़ेगा, पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा राज्य के पास। उसी के पश्चात आपकी श्रेणी यानी कि समूह क्या माना जाएगा, संगठन वैध माना जाएगा। ये राज्य के द्वारा जो इस तरीके के नियम बनाए जाते हैं। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब ये श्रेणियाँ एक प्रदेश में जो ये रहती थी, उसके अलावा जो दूसरे प्रदेश में अगर ये जाना चाहे, दूसरे प्रदेश में जाकर बसे, तो उससे पहले इनको क्या राज्य के जिस अधिकारी से
जो सक्षम अधिकारी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई भी श्रेणी अपना स्थान नहीं छोड़ सकती। इस तरीके से जो इन श्रेणियों पे जो नियंत्रण करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ये श्रेणियाँ साधारण भाषा में बात करें तो ये जो व्यापारियों के संगठन होते थे उसी को क्या कहते थे, श्रेणियाँ मौर्य काल के दौरान कहा जाता था। और श्रेणियों का दूसरा नाम बात की जाए गिल्ड भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन व्यापार की। व्यापार का तौर तरीका बात करेंगे, व्यापार में जो बाजार की व्यवस्था है हमें कैसे देखने को मिलती है उसका जिक्र करेंगे, और कौन सी चीज़ें जो बात की जाए विदेशों से मंगवाई जाती है, बात की जाए आयात की जाती है, और कौन सी चीज़ें जो निर्यात की जाती है व्यापार के तहत हम देखेंगे, और कौन सी वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। थोड़ा बहुत हमने उद्योग धंधों के साथ भी जिक्र किया था, और बाकी बचा जो भी है मौर्यकालीन व्यापार के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब व्यापार देखते हैं, हमको आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। आंतरिक व्यापार की बात की जाए, राज्य की भीतर सीमाओं में जो व्यापार किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, आंतरिक व्यापार कहा जाता। छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था राज्य, जैसा कि हमने देखा मौर्य काल के दौरान तो ये 5 प्रांतों में क्या होता है, विभाजित होता है। अगर बात की जाए तो जो बात की जाए मौर्यकालीन साम्राज्य जो 5 प्रांतों में विभाजित होता है, उनमें जो उन प्रांतों में जो आपस में जो व्यापार होता था उसे क्या कहा जाता था, उस व्यापार को ही कहा जाता था अंतर्जातीय व्यापार कहा जाता। बात की जाए आंतरिक व्यापार यानी राज्यों के अंदर जो व्यापार होता था उसे आंतरिक। उसके अलावा राज्य में बात की जाए जो बाहर व्यापार होता था, विदेशों से दूसरे राज्यों से व्यापार होता था उसे विदेशी व्यापार कहा जाता। अधिकतर कई चीज़ें ऐसी होती जो विदेशों से आयात की जाती थी और कई चीज़ें ऐसी होती जो विदेशों को निर्यात की जाती थी। तो जैसे हमने देखा वस्त्र उद्योग में जो मौर्य काल काफ़ी अव्वल रहता है, उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो कई वस्त्र उद्योग के दौरान कई चीज़ें, सूती वस्त्र उद्योग में जो कई चीज़ें विदेशों को भी भेजी जाती थी। अब उसके अलावा बात करें तो व्यापार की ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो बाजार की बात की जाए, व्यापार के तहत जो छोटे छोटे दुकानदार उनके द्वारा भी जो अपना सामान बेचा जाता था उनका अस्तित्व देखने को मिलता है। उसके अलावा जो बड़े व्यापारी हैं जिनके द्वारा बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता था उनका अस्तित्व भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि दोनों ही तरह के जो बड़े स्तर पर व्यापार करने वाले और छोटे स्तर पर जो व्यापार करने वाले दुकानदार हैं उनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो व्यवस्थित बाजार भी हमें मौर्य काल के दौरान देखने को मिलते हैं, जहाँ क्या बेचे जाते थे, उत्पाद बेचे जाते थे। अगर ग्रामीण इलाके की आप बात करो, ग्रामीण इलाके में जो उत्पाद होते थे, मान लो जो उत्पाद पैदा होते थे उन उत्पादों को बेचने के लिए क्या होता था, नदियों के किनारे जो बात की जाए क्या जो मंडियाँ लगती थी, किसी निश्चित स्थान पे अगर बात की जाए ग्रामों में मंडियाँ लगती थी, जो गाँवों का जितना भी उत्पाद पैदा होता था उसे बेच दिया जाता था। उसके अलावा हम बात करें नगरों में, बड़े बड़े जो शहर होते थे उनमें भी व्यवस्थित बाजार हमें देखने को मिलता है और विभिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग बाजार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जिस तरीके से तत्कालीन समय तुम देखो वर्तमान में भी व्यापार बाजार में कपड़े का व्यापार, जो बात की जाए कपड़े की दुकानें एक तरफ लगेगी, सब्जी की दुकानें एक तरफ लगेगी। उसी तरीके से अगर बात की जाए मौर्यकालीन बाजार में भी हमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके तहत एक तरफ बात की जाए दुकानें जैसे मांस, चावल, रोटी, मिठाई, ये भोज्य पदार्थ है यानी जो खाद्य पदार्थ है जितने भी खाने की, उनकी सारी दुकानें क्या लगेगी, एक ही साइड में अलग लगेगी। उसके अलावा बात की जाए सुगंधित तेल है, माला है, फूल है, वस्त्र है, इनकी दुकानें कहाँ लगेगी, एक साइड में अलग से इनकी दुकानें लगेगी। यानी हर वस्तु को बेचने के लिए जो जगह निर्धारित होती थी और व्यवस्थित जो बाजार व्यवस्था थी हमें देखने को मिलता है। किसी तरह के उत्पाद हो, चाहे खाद्यान्न से संबंधित, जैसे हम देखते हैं ना सब्जी का अलग है, कपड़े का जो बाजार अलग होता है, वही व्यवस्था हमें मौर्य काल को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फेरी वाले कौन होते हैं, फेरी वाले वो होते हैं ना जैसे गलियों में घूम घूम के बेचते हैं, तुम देखते हो गलियों में कोई कपड़ा बेचने के लिए भी आता है, कोई सब्जी बेचने के लिए भी आता है, कोई किसी तरह के खिलौने बेचने के लिए भी आता है। तो जिनके द्वारा जो घूम घूम कर सामान बेचा जाता था उन्हें क्या कहा जाता है, फेरी वाला कहा जाता। मौर्य काल की अगर बात की जाए, फेरी वालों के द्वारा भी जो व्यापार किया जाता और अपना सामान बेचा जाता था। अब राज्य के द्वारा बात की जाए
व्यापार पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास किया जाता और व्यापारियों की जो मनमानी है उसे रोकने का भी प्रयास किया जाता था, जिसके तहत बात की जाए अधिकारियों के द्वारा, राज्य के द्वारा जो व्यापारी मुनाफाखोरी करते हैं उन पर सख्त निगरानी राज्य के द्वारा रखी जाती थी। जो दुकानदारों पे, व्यापारियों पे, दुकानदारों पे जो अतिरिक्त मुनाफाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, उन पर सख्त नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा, सख्त दंड, जो सजा का प्रावधान भी रखा जाता है। अब कोई भी वस्तु हो, कोई भी उत्पाद हो जिसमें लागत, जितनी लागत होगी उसका 5% अधिकतम मुनाफा कमाया जा सकता है, ये राज्य के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे 100 रुपये की चीज़ है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 105 रुपये में बेच सकते हो, 5% मुनाफा इस पे कमा सकते हो। ये राज्य के द्वारा जो नियम निर्धारित कर दिया जाता है। उसके अलावा जो आयातित वस्तु होती है, यानी कि जो बाहर से मंगवाई जाती थी, उस वस्तु पर आप अधिकतम जो बात की जाए 10% मुनाफा कमा सकते हो, यानी कि उस पर तो टैक्स वगैरह जो बाकी वो परिवहन का खर्चा भी हो जाएगा, कहीं से मंगवाओगे तो उस पर वो पैसे लगेंगे, इसलिए उससे 10%, यानी वो 100 रुपये की है तो उसे आप 110 रुपये में बेच सकते हो। ये मौर्यकालीन जो व्यापार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए मौर्य काल के दौरान जो हमने व्यापार व्यवस्था, बाजार सिस्टम की बात की जाए, बाजार व्यवस्था, और उसके अलावा जो मौर्यकालीन जो श्रेणियां हैं, श्रेणियां की बात की जाए तो जो व्यापारिक संगठन होते हैं, उन्हें जो कारीगरों के जो संगठन, विभिन्न प्रकार के जो शिल्पकार होते हैं, जैसे मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार है, कपड़े का काम करने वाले शिल्पकार है, ऐसे जो निपुण कारीगर होते थे, उनकी जो अलग अलग श्रेणियां, संगठन होती थी, जिनके द्वारा अपने स्तर पर व्यापार किया जाता था और राज्य के द्वारा अधिकतर इनको स्वायत्ता भी दी जाती थी। हम देखते हैं कि कई श्रेणियों के द्वारा तो अपने खुद के जो क्या किए जाते थे, सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के जारी किए जाते थे, और इनमें जो सदस्य होते थे उन्हीं को वो व्यापार करने की अनुमति होती थी। उसके अलावा दूसरे लोगों को अनुमति नहीं होती। राज्य के द्वारा समय समय पर इन पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास किया जाता है। नियंत्रण के तहत इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवा दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह बसने के लिए जो सक्षम अधिकारी से जो अनुमति अनिवार्य कर दी जाती है। और उसके अलावा बात की जाए व्यापार के तहत हमें जो आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। छोटे बड़े दुकानदार और बड़े जो व्यापारियों का अस्तित्व भी हमें देखने को मिलता है। ग्रामीण उत्पादों को बेचने के लिए जो मंडियां लगाई जाती थी, और शहरी जो बाज़ार की व्यवस्था बात की जाए, नगरों का जो बाज़ार है उसमें बात की जाए, प्रत्येक वस्तु के लिए जो अलग अलग जो बाज़ार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।